बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। कराची के हल्का एन 249 में ज़िमनी इलेक्शन पर सारी कौम की निगाहें लगी हुई थी। ये नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसल वाडा ने जीती थी। वो ज़िमनी इलेक्शन अगले इंतखाबात का एक ट्रेलर आप समझ सकते हैं ये होगा। ज़िमनी इलेक्शंस में इतनी नज़रें यूजुअली नहीं होती, मगर यहाँ पर बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो इसलिए कि कराची वो शहर है जिसने जो डिटर्मिनिंग फैक्टर था पीटीआई की गवर्नमेंट बनाने में, अगर कराची की सीटें ना होती तो पीटीआई फेडरल हुकूमत ना बना सकती, ये एक हकीकत है। दूसरी बात यह है कि कराची वो शहर है जो कि बड़े अरसे से अपने मसाइल के हल के लिए किसी मसीहा की तलाश कर रहा है। उन्हें यह मसीहा पीटीआई की सूरत में नजर आया था, मगर लग ये रहा है इस इलेक्शन से पता चलेगा कि ये जो उनका ख्वाब है अभी तक कायम है कि नहीं है। एक और अहम बात ये थी कि यहाँ पर मुस्तफ़ा कमाल साहब भी कॉन्टेस्ट करे हैं, फिर फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, और ये भी याद रखिए कि फैसल वाडा ने शहबाज शरीफ को बहुत थोड़े मार्जिन से यहाँ से हराया था, इसलिए भी ये बड़ी इंटरेस्टिंग सीट थी। असल जो मुकाबला था वो आप यही समझें कि साबिक वज़ीर ख़जाना और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल, तहरीक इंसाफ के अमजद आफरीदी, पीएसपी के सबरा मुस्तफ़ा कमाल और पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल के दरमियान समझा जा रहा था। अब जो नताइज सामने आ रहे हैं उसमें अब तक जो नताइज आए हैं, क्योंकि ये कंप्लीट नताइज नहीं है, बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, पर ये जो नताइज आ रहे हैं इसमें मिफ्ता इस्माइल सबसे आगे हैं, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल दूसरे नंबर पर है। कुछ जगहों पे मैंने ये भी देखा कि कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी आगे है, कहीं पर मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये भी चेंज होता है। तहरीक इंसाफ बहुत पीछे दिखाई दे रही है। अब हैरत की बात यह है कि जो नंबर 1 पार्टी थी वो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड की रेस में क्यों नजर नहीं आ रही अभी तक। खुर्रम शेख जमान की एक ऑडियो कॉल भी सामने आई है जिसमें वो कारकुनों को इलेक्शन मौजूदगी पर बरहमी का इजहार कर रहे हैं। लेट्स वॉच दैट। आप लोगों को एहसास है कि इन कैंप्स को लगाने के ऊपर कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितना एडवांस दिया है। अगर आप कैंप नहीं लगाएंगे तो टेंट वाले को क्या फर्क पड़ता है, उसको तो पेमेंट पूरी मिल गई है। अभी उसका फोन आया फिर से मुझे यूसी 36 के बारे में, उसने मुझे बताया कि खाली 10 कैंप लगे और बाकी अब वो आगे लग नहीं रहे हैं, कोई फोन नहीं उठा रहा है। यूसी 35 के बारे में भी, 33 के बारे में भी। अब मुझे बताओ मैं किस तरह चलूंगा अगर इस तरह आप लोग करोगे तो। मैं सब तैयारी आपके लिए कर रहा हूँ, आप लोग जाके खड़े होकर टेंट लगवा भी नहीं सक रहे हो। सो यही पता चल रहा है कि सड़कें में तहरीक इंसाफ को इलेक्शन मुहिम चलाने में भी शदीद मुश्किलात का सामना आ रहा था। कारकुनान जमा नहीं हो रहे थे, मोराल आगे नहीं हो रहा था। इलेक्शन में गैर मौजूदगी कारकुनान की हो तो फिर इलेक्शन का नतीजा क्या आएगा। तहरीक इंसाफ के लिए खतरे की घंटियां बज चुकी हैं। आवाम इसकी कारकर्दगी से नजर ये आ रहा है कि खुश नहीं है। एक नज़र अगर आप हल्का एन 249 की सूरत हाल और पिछले इलेक्शन के नताइज पर डालें, इस हल्के का सबसे बड़ा मसला पीने के पानी की फराहमी का है, जिसे मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल ने अपने इंतखाबी नारे के तौर पर इस्तेमाल किया। एन 249 में कोरोना के 6000 मरीज भी सामने आए हैं। हल्के की आबादी तकरीबन 8 लाख है, जबकि रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 3,40,000 के करीब है। इस हल्के में कई ज़बानें बोलने वाले आबाद हैं। 2018 के इंतखाबात में इस हल्के में 3 जमातों, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और तहरीक लबैक TLP, जो कि अब कलअदम करार दी गई है, इनके दरमियान असल मुकाबला हुआ था। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फैसल वाडा ने 35,349 वोट लेकर ये नशिस्त जीती थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने 34,626 वोट हासिल किए थे। सो नेक एंड नेक, यू कैन सी दैट। इसी तरह 723 वोटों से फैसल वाडा ने कामयाबी हासिल की थी। TLP के उम्मीदवार 23,000 से ज़ायद वोट हासिल करके इस इलेक्शन में तीसरे नंबर पर रहे। इस इलेक्शन में हुकूमत की जानिब से कलअदम करार दी गई तहरीक लबैक के उम्मीदवार नज़ीर अहमद भी हिस्सा ले रहे थे। इलेक्शन कमीशन के सेक्शन 212 के मुताबिक अगर कोई सियासी जमात दहशत गर्दी में मुलविस रही या वो मुल्क की सलामती के लिए खतरा हो तो हुकूमत इस जमात पर पाबंदी लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करेगी और सुप्रीम कोर्ट पर सियासी जमात के मुस्तकबिल का फैसला करेगी। मगर अभी तक हुकूमत ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं किया है, इसलिए तहरीक लबैक के उम्मीदवार इस इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेते रहे हैं। ज़रदाज गुल साहिबा, स्टार्ट विद यू। जीती हुई सीट है आपकी। फैसल वाडा साहब बड़े एक्टिव मेंबर हैं कैबिनेट के। लगता तो यही था कि ये आप लोगों की बड़ी अच्छी, अभी नताइज अभी नहीं आए हैं, लेकिन जो आए हैं वो कोई इतने खुशकिन नहीं है।
جی زیتاج گل صاحبہ. جی تھینک یو فریہ, تھینک یو فار انوائٹنگ بھی. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ کہ فریہ جو بائی الیکشن ہوتا ہے اس کے اور جو ایک جنرل الیکشن ہوتا ہے اس کے ڈائنامکس میں ٹوٹل چینج ہوتا ہے. پینڈیمک بھی ہے اور ظاہری بات ہے کہ ٹرن اوور, اگر آپ ابھی ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں تو ٹرن اوور بہت کم ہے, اور ابھی میرا خیال ہے کہ بہت کم پولنگ سٹیشنز کا نتیجہ نکلا ہے. تو یہ تو این اے کا حلقہ ہے, کافی بڑا ہوتا ہے. آئی تھنک 276 سے زیادہ پولنگ سٹیشنز ہیں. ابھی ان کے جو ہے آئیں گے, ریزلٹس آئیں گے, تو ابھی ہم بہت چند پولنگ سٹیشنز کے اوپر ابھی کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے ہیں. البتہ مجھے یہ بہت خوشی ہوئی ہے کہ میری پارٹی نے بہت پیسوں کے مقابلے والوں میں, ٹافی بوائز کے مقابلے میں, کینڈیز جو ہے وہ بیچنے والوں کے مقابلے میں, اور قبضہ مافیا کے مقابلے میں, اور بہت بڑی منی لانڈرنگ اور جن کی بیک پہ جو ہے جنہوں نے گیروں کی اور بدماشوں کی جو ہے وہ سیاست کی ہے, پی ایم ایل این کے مقابلے میں میری پارٹی نے جس کینڈیڈیٹ کو کھڑا کیا, امجد آفریدی, بہت ینگسٹرز ہیں اور انادر پی ٹی آئی فیس ہے, ٹائیگر ہے, ایک نئی لیڈرشپ انہوں نے کریٹ کی ہے. باقی رزلٹ کا بھی آپ ہم بالکل بھی تعین نہیں کر سکتے ہیں. لیکن جو آپ نے بھی انٹرو میں کہا, دیکھیں فریہ, جب ویو آئے گی, جب نیکسٹ الیکشن ہوگا, تو نیکسٹ الیکشن میں ہم کس چیز کے اوپر جائیں گے؟ ہم آرام سے نیکسٹ الیکشن میں جو ہے وہ احساس پروگرام کے ساتھ, 10 بلین ٹری سونامی کے ساتھ, سستی ہاؤسنگ سکیم کے ساتھ, اپنے ہیلتھ کارڈ کے ساتھ, اور اسی طریقے سے پاکستان میں 2 بڑے جو 40 سال کے بعد ڈیم بن رہے ہیں اس کے ساتھ, اور احساس پروگرام کے ساتھ ہم انشاءاللہ ہیلتھ کارڈ کے ساتھ ہم لوگ میدان میں جائیں گے. اور آپ دیکھیے گا کہ پورا کراچی کیا پورا سندھ انشاءاللہ ہم کلین سویپ کریں گے. لیکن ابھی بہتر فائٹ ہو رہی ہے, لیکن ٹرن اوور بہت کم ہے, اس کو ہمیں سوچنا چاہیے. بہرحال اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, رمضان المبارک بھی ہے, بائی الیکشن بھی ہے. بائی الیکشن میں شاید زیادہ لوگوں کو اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اگر وہاں پہ پانی کا ایشو ہے, اگر وہاں پہ بجلی کا ایشو ہے, اگر وہاں پہ جو ہے وہ سڑکوں کا ایشو ہے, وہاں پہ صفائی کا ایشو ہے, وہاں پہ اگر ہیلتھ کے ایشو ہے, تو none of them falls into the federal government category. سارے کے سارے صوبائی ایشو ہیں. پیپلز پارٹی اگر وہاں پہ ناکام ہوئی ہے کراچی کو گن زدہ کرنے میں, اور اس کو جو ہے وہ پانی پینے کا نہیں دے سکتی, سڑکیں نہیں بنوا سکتی, ہیلتھ نہیں دے سکتی. فیصل واڈا صاحب کے بارے میں بھی ہمارے رپورٹر بتا رہے تھے کہ وہ کچرے کے میدانوں میں جا کے کیمپین کرتے تھے اور بڑے وعدے کرتے تھے, مگر اس کے بعد وہ بھی کچھ نہیں کر سکے. لیکن ٹھیک ہے, فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کا جو آپ نے کہا وہ ٹھیک ہے. جنرل الیکشن میں فرق اس لیے بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں نا, ہم تو اس پورے سندھ کے اندر جو ہے اپوزیشن کے اندر ہیں. اپوزیشن کے میں جب آپ ہوتے ہیں تو وہاں پہ کسی ایم این اے کو یا کسی ایم پی اے کو آپ کے فنڈ ہی نہیں ملتا. وہاں آپ بلکہ وکٹمائز کیا جاتا ہے. جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ سندھ کی گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ کو جو ہے وہ وکٹمائز کرتی ہے ایسے علاقوں کے کہ آپ نے جرت ہی کیسے کی کہ پی ٹی آئی کو آپ ووٹ دے دیں. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تو مقابلہ ہے. پیپلز پارٹیز بھی پوچھتے ہیں. جی شور, ابھی مقابلہ ہے. یہ بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. آئی ول ریپیٹ, یہ صحیح کہہ رہی ہیں زیتاج گل صاحبہ کہ ابھی ہمارے پاس فائنل ریزلٹس نہیں ہیں. یہ ہم صرف ایک جو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے اس پہ بات کریں. سینیٹر شہادت اوان, پیپلز پارٹی آج کے الیکشن میں فیورٹ نہیں تھی, مگر اس کے باوجود آپ کے جو امیدوار ہیں قادر خان مندوخیل, ابھی تک وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں. کیا کوئی اپ سیٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, پہلی صورتحال تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ہماری وزیر مملکت صاحبہ نے ایک یہ کہا ہے کہ اس علاقے میں پیپل پارٹی نے پرفارم نہیں کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2018 سے لے کے یہ 3 سالوں میں ایسا نہیں ہے کہ یہ ڈکلائن آیا ہے. یہ آبادی بھی وہی ہے, یہ حلقہ بھی وہی ہے, پیپلز پارٹی بھی وہی ہے. یہاں پہ اگر یہ دیکھ لیں, ریزلٹ شام کو آ جائے گا, آپ دیکھیں گے کہ جینوئن ووٹرز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپل پارٹی ہی سویپ کرے گی. لوگوں کو یہ معلوم ہے, پچھلی دفعہ لاسٹ ٹائم چونکہ نئے اپنا پی ٹی آئی نے الیکشن میں وعدے کیے ہوئے تھے کہ ہم یہ تبدیلی لے کے آ جائیں گے, ہم ایجوکیشن میں یہ کریں گے, ڈیمز میں یہ کریں گے, ملک میں جس کا اس وقت لوگوں نے ان کو ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے ان کو ووٹس دیے ہوں. لیکن 2-2.5 سال کے عرصے کے بعد لوگوں کو یہ پوزیشن واضح ہو چکی ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی کام کرنے والی پارٹی ہے تو موجودہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. اس حلقے کی اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ایک حلقہ ایک طرف بلوچستان کے ساتھ لگتا ہے, بہت طویل حلقہ ہے, اور یہاں پہ مختلف بسنے والی اقوام یہاں پہ رہتی ہیں. اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے کام وہاں پہ نہ کیا ہوا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں وہاں پہ ہنگامے ہوتے, ایجیٹیشنز ہوتے ہیں. اور قادر مندوخیل صاحب کو ابھی آپ دیکھ رہی ہیں, ابھی تو 25, 26, 30 حلقوں کا رزلٹ آیا ہے, تو وہاں پہ سب سے زیادہ لیڈ جو ہے مندوخیل صاحب کی ہے.
رائٹ ابھی جو اگین صحیح کہہ رہے ہیں سینیٹر صاحب بھی کہ جب تک رزلٹ فائنل نہیں آتے کوئی بات نہیں کی جا سکتی. ہنا پرویز بھٹ صاحبہ, مفتاح اسماعیل بڑی حد تک ان کو یہ ایج بھی حاصل ہے کہ وہ پہلے فائنانس منسٹر بھی رہ چکے ہیں, پھر پہلے شہباز شریف صاحب یہاں پہ کیمپین چلا چکے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے, مطلب ممکنہ جیت دیکھ رہی ہے پی ایم ایل این وہاں پر؟ فریہ, سب سے پہلے تو میں آپ سے اگری کروں گی اس بات پہ کہ کراچی کے بائی الیکشن میں آج بہت کم ووٹر ٹرن آؤٹ تھا, اور اس کا ریزن رمضان المبارک تھا. لوگ سحری تک جاگے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر آفٹرنون تک باہر نہیں نکلتے, اور آفٹرنون میں کراچی میں آج بہت گرمی تھی, اس وجہ سے بھی لوگ کم نکلے. اور بیسکلی ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید پینڈیمک ہے, کرونا ہے, لیکن بہت سے ایسے لوگ تھے جو بازاروں میں. اسپوکس پرسن کی آواز نہیں آ رہی فریہ, بہت سے ایسے ٹھیک لوگ, ہے میں آواز ٹھیک کرواتی ہوں. ہنا پرویز بھٹ صاحبہ کی آواز جائزہ تاج بہت سے ایسے بازار تھے جہاں لوگ تھے لیکن پولنگ سٹیشن میں ٹرن آؤٹ لو تھا. تو یہ تو میں آپ کی بات سے بالکل اگری کرتی ہوں کہ آج ٹرن آؤٹ لو تھا, اور اس کا ریزن بیسکلی رمضان مبارک تھا, اور یہ کہ کراچی میں گرمی بہت زیادہ تھی. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ میں اب 48 پولنگ سٹیشنز کا رزلٹ آیا ابھی تک, جس میں پی ایم ایل این کے 4082 ووٹس ہیں, اور مفتاح اسماعیل صاحب جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں. تو میں ایڈوانس مبارکباد دینا چاہتی ہوں آج مفتاح اسماعیل صاحب کو NA 249 کی کیمپین میں, کہ انہوں نے بہت ہی اچھی کیمپین کی اور کراچی کے ایسے ایشوز ہائی لائٹ کیے جو بہت دیر سے نگلیکٹڈ تھے. لیکن آپ نے بالکل صحیح بات کی, اصل تو ریالٹی یہ ہے کہ 2018 میں بھی یہ سیٹ پی ایم ایل این کی تھی. آپ کو پتا ہے کہ کوئی 700 ووٹوں سے RTS سسٹم بٹھا کے شہباز شریف صاحب کو ہرایا گیا اور فیصل واڈا صاحب کو جتوایا گیا. اور بیسک بات ہے, آپ نے شاید پولز فالو کیے بھی ہوئیں گے, 3 بیسک جو ہیں سرویز وہ آئے, جس میں پلس, گیلپ اور IPOs کا تھا, اور اس میں سرویز میں 75% of people said they were not satisfied with Faisal Wada's performance, and alarmingly they were جیسے پلس سروے تھا اس میں 65% people said ہم تو جانتے ہی نہیں ہے فیصل واڈا کون ہے. گیلپ نے کہا 58% نے کہا کہ 58% نے کہا کہ فیصل واڈا کون ہے. اس لیے بیسک, اور آپ نے شاید ایک آڈیو. اینڈ ویلکم بیک. ہنا پرویز بھٹ صاحبہ, وقفے بچانے سے پہلے آپ بات کر رہی تھی مفتاح اسماعیل صاحب کے حوالے سے, لیکن ایک اور بھی وہاں پہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کل عدم تحریک لبیک کے کل عدم ہونے کے باوجود وہاں سے الیکشن لڑا گیا ہے کینڈیڈیٹ کا. آپ کیسے دیکھتی ہیں اس بات کو؟ دیکھیں, تحریک لبیک والا تو ایشو پوری گورنمنٹ نے بڑی مس ہینڈل کیا, یہاں تک کہ ریزولوشن بھی جو ہے وہ ان کے اپنے منسٹرز جو ہیں وہ نہیں لے کے آئے. لیکن کل سیکرٹری جو ہے داخلہ, ان کے ساتھ TLP کی میٹنگ ہے, تو لیٹس سی. ہم تو کہتے ہیں کہ جو امپورٹنٹ پرائیورٹیز ہوتی ہیں فریحہ, چاہے وہ TLP والا ایشو ہو, چاہے وہ کشمیر والا ایشو ہو, یا کوئی بھی امپورٹنٹ ایشو جو نیشنل انٹرسٹ کے لیے ہوتا ہے, اس میں پارلیمنٹ کو بائی پاس نہیں کرنا چاہیے. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس حکومت نے پارلیمنٹ کو صرف TLP والے ایشو پہ بڑی اہم بات ہے, آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے نا. لیکن اسی لیے تو پھر اس وقت سوال اٹھتا تھا جب مودی صاحب بغیر کسی کو بتائے آ گئے تھے پاکستان میں, تو اسی لیے آپ لوگوں پہ کرٹیسزم ہوا تھا. دیکھیں, ابھی بھی جو بیک ڈور نیگوسیشنز ہو رہی ہیں انڈیا کے ساتھ, یا یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ مودی کو ملنے, اور آپ دیکھیں کہ بڑے سے ایسے میگزینز ہیں, الجزیرہ, فائنینشیل ٹائمز, خلیج ٹائمز, جس میں کہا جا رہا ہے کہ UAE از پلئنگ اے رول آف اے فیسیلیٹیٹر. تو میں یہ بلیم گیم کی بات نہیں کر رہی, میں ہمیشہ یہی بات کرتی ہوں کہ پارلیمنٹ کو بائی پاس نہیں کرنا چاہیے. جو بھی حکومت ہو, جب نیشنل انٹرسٹ کا ایشو ہو تو پارلیمنٹ کو آن بورڈ لے. ابھی بھی کشمیر پالیسی ہو یا LOC پہ سیز فائر کا ایشو ہو, جو بھی ہو, پارلیمنٹ کو بائی پاس نہیں کرنا چاہیے, اور عوام کو ضرور جو ہے آن بورڈ لینا چاہیے. ابھی آپ TLP والے ایشو پہ بات کر رہی ہیں, تو عمران خان صاحب تو ایک دفعہ بھی پارلیمنٹ میں نہیں آئے.
जिसे कहते हैं कि इस इशू को एड्रेस करने में उन्होंने अपनी एक रिकॉर्डेड इंटरव्यू या स्पीच तो दे दी, लेकिन उनको नहीं चाहिए था कि प्राइम मिनिस्टर होते हुए चाहे सिलेक्टेड है वो ऐवान में आते, पार्लियामेंट में आते और ये बात करते। आप देखिए ना कि PMLN ने एक बड़ा आई थिंक इस इशू पे ऑल्दो इन्होंने पार्लियामेंट को बाईपास किया और PMLN को साइड पे किया इस इशू पे, लेकिन फिर भी हम उस टाइम पे पार्लियामेंट में मौजूद थे। तो मैं तो इसी स्टैंड पे होती हूँ कि मेरी एक ही प्रिंसिपल है कि नेशनल इंटरेस्ट की जो भी इशू आता है, चाहे वो कोरोना की पॉलिसी हो, चाहे कश्मीर की पॉलिसी हो, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो, चाहे इंडिया से रिलेशनशिप हो, चाहे TLP जैसे इश्यूज हो, पार्लियामेंट शुड नॉट उसको बाईपास नहीं करना चाहिए। लेकिन हम बात कर रहे थे खुर्रम शेर जमान वाली जो ऑडियो एक सरफेस हुई और उसमें आपने देखा वो ऑडियो हमने अभी चला दी है, वो हमने चला दी है ना। आई हैव टू कम टू ज़िताज गुल साहिबा, उसमें हम बात कर लेंगे। ज़िताज गुल साहिबा, ये तहरीक लबैक को कलअदम करार दिया गया, मगर उसके बाद एक रेफरेंस भिजवाना था, वो भी नहीं किया गवर्नमेंट ने। एंड आई नो ये आपकी मिनिस्ट्री से इसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्योंकि इसमें इंटीरियर मिनिस्टर भी स्ट्रॉन्ग स्टांस ले चुके हैं, एक स्टेट स्ट्रॉन्ग स्टांस ले चुकी है, तो फिर आज वो इलेक्शन कैसे लड़े थे? देखिए फरीहा, बात सीधी सी है कि जहाँ पे इस तरह की बात आ जाती है कि जहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और उनकी शान जो इन्वॉल्व हो, और हम सब हुब्बे रसूल हैं, सब शान रसूल वाले, मोहब्बत करते हैं, हम सब की जान और माल और ज़िंदगी उनके ऊपर कुर्बान, हमारी कोई हैसियत नहीं उनके बगैर। जहाँ पे फिर एक तहरीक ये नारा लगाती है तहरीक लबैक, वो हम भी लगाते हैं। हमारा सिर्फ फ़र्क इतना था कि उन्होंने कहा कि हम तोड़ फोड़ करेंगे और मुल्क को नुकसान पहुँचाएंगे और आप अभी जो है उसके फ्रांस के सफ़ीर को निकालो। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि नहीं, मैं उम्मत मुस्लिमा का सफ़ीर हूँ और मैं उनको इकट्ठा करके, जिस तरीके से मैंने UN में OIC में मैंने बात की, मैं इसी तरीके से तमाम मुल्कों के जो 50 के करीब मुस्लिम ममालिक, मैं उनको इकट्ठा करके और फिर मैं इन सब के साथ मिल के, चाहे हमने बाइकआउट करना हो फ्रांस की एशिया का या किसी भी ऐसे मुल्क का, या हम लेजिस्लेशन करवाएं। अब तो वो मिसक्रिएंट बन चुके जी, अब तो पुलिस वालों को मार चुके, अब तो वो तोड़फोड़ कर चुके, मगर आज वो इलेक्शन लड़े थे कलअदम होने के बाद। तो मैं यही कह रही थी, वो प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस है कि जहाँ पे एक तरफ उनको कलअदम करार दे दिया, क्योंकि जाहिर बात है उन्होंने स्टेट ओन जो एंटिटीज़ हैं और जो हमारे लोग हैं, और फिर ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, और एम्बुलेंस में लोगों की डेथ हुई, पुलिस वालों की डेथ हुई, जहाँ पे वो हमलावर हुए हैं वहाँ पे उनके ऊपर बिल्कुल मुकदमा बनता था, क्योंकि आप ये बनाना रिपब्लिक नहीं है, मुल्क इस तरह की किसी चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकती। हाँ, लेकिन जो उनका नारा है उस पर हम सब मुत्तफ़िक है, हम सब शान रसूल के लिए लड़ेंगे। अब जहाँ तक ये बात है कि ये एक प्रोसेस है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री के थ्रू जो कलअदम तंजीम है वो किस तरीके से इन्होंने अभी तक कोर्ट में चैलेंज नहीं किया, हम यहाँ पे उसको जो इन्होंने तोड़ फोड़ की उसमें इनको लेकर गए, जिसकी वजह से उन्होंने मुल्क और लोगों को नुकसान पहुंचाया है। अब ये उसका क्या इलेक्शन कमीशन के अंदर प्रोसेस है, इलेक्शन कमीशन ने उनके ऊपर क्यों नहीं पाबंदी लगाई, या उनका कैंडिडेट क्यों वहाँ से लड़ रहा है, ये एक इंटीरियर मिनिस्ट्री का और उनका प्रोसेस है। मैं इसके ऊपर ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं नेशनल नैरेटिव के ऊपर बात करती हूँ। यू एग्री कि ये एक हैरानकुन बात है? नहीं, वो फिर फरिया हम जब उस डिटेल में जाएंगे, लेकिन हाल बता ये जरूर कह सकते हैं कि दोनों फैक्टर्स के, एक तो फिर इसमें TLP वाला मैटर भी करेगा यहाँ पे वोट के टर्न आउट में या किसी कैंडिडेट की तरफ, ये भी ज्यादा, इन्होंने पिछली दफा भी मेरे ख्याल में 23,000 के करीब वोट लिया था। लेकिन मैं नेशनल नैरेटिव पे थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ। देखिए फरीहा, बात ये कि ठीक है, ये बातें कहने को बड़ी अच्छी लगती है कि जब आपका नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो, OIC उसका LOC का मसला हो, कश्मीर का इशू हो, पेंडेमिक का मसला हो, उस पर पूरी कौम को इकट्ठा होना चाहिए, या चाहे TLP जैसा कोई इशू हो जब मुल्क के अंदर तोड़ फोड़ हो, लेकिन आपका मकसद एक हो कि आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लेजिस्लेशन करनी है और मुल्क को इकट्ठा होना चाहिए, किसी के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन जब आप वहां पे पार्लियामेंट का फ्लोर वहां पे देते हैं और पार्लियामेंट के फ्लोर पे एक्स प्राइम मिनिस्टर उठ के जो है वो डाइस का गिराव करे और नाजेबा गुफ्तगू करे, तो ये भी किसी एक्स प्राइम मिनिस्टर के शायाने शान नहीं है। फिर दूसरा, अगर आप ये कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत अगर मोदी की हुकूमत से मिलना चाहती है, देखिए कुछ चीजों पे मैं सिर्फ एक फिक्र में इसको खत्म करना चाहती हूँ। ये बात करूंगी कि
5-4 साल तक आपको कोई फॉरेन मिनिस्टर मौजूद नहीं है, आपने पाकिस्तान को आइसोलेशन का शिकार कर दिया हो, और एक जो आपके ऑफिशियल हैं जो सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स के, वो ऑन रिकॉर्ड कहते हो कि जब नवाज शरीफ साहब जो है वो जब इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे, वो हमें कहा करते थे कि आपने मोदी की हुकूमत और इंडिया के बारे में कोई बात नहीं करनी और हुर्रियत रहनुमा से आपने मिलना नहीं है। वहाँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का पार्लियामेंट में हर मामले को लेकर आना और वहाँ पे अपोजिशन का और स्पेशली पीएमएल का भूल गई है कि इमरान खान साहब तो पार्लियामेंट पे लानत भेजते थे, वो तो कहते कि इस पार्लियामेंट पे लानत है, ये याद रखें। और दूसरी बात ये बात कि इमरान खान ने तो मोदी की प्री इलेक्शन जो विक्ट्री है उस पर प्री कंग्रेचुलेट कर दिया था कि मोदी जो है इलेक्शन जीतेगा तो कश्मीर का इशू सॉल्व हो जाएगा। तो हम यही बात करते हैं कि कश्मीर को जो बात करते, मैं बस फरिया ब्लेम गेम वाली बात नहीं है, ऑपोजिशन को भी रिस्पॉन्सिबल एक रोल अदा करना चाहिए। जिस तरह इन्होंने फैजाबाद धरने के टाइम पे शेख रशीद साहब वहाँ खुद चले गए थे और टीएलपी को इंसाइट किया था, तो हम आई थिंक PMLN हैज़ प्लेड अ वेरी गुड रोल इन acting as a very responsible opposition, and I'm proud of my party कि हम लोगों ने एक अच्छा responsible attitude play किया, हमने इंसाइट करने वाली पॉलिटिक्स की जो इमरान खान साहब और शेख रशीद साहब ने फैजाबाद धरने में की। ठीक, राइट। सेनेटर शहादत, अभी एक अहम बात जो हिना साहिबा ने भी हाईलाइट की, उन्होंने कहा ये तो हम पहले भी जीते हुए थे सीट। ये आपको पता है कि अपोजिशन का ये मौक़िफ़ रहा है कि धांधली के इल्ज़ामात लगाए हैं उन्होंने इस जगह पर। कराची में PSP ने भी ये मौक़िफ़ अपनाया है। आप इससे एग्री करते हैं कि शायद आज का जो रिज़ल्ट आएगा वो बहुत सारी बातें वाज़े कर दे? पहले अगर आप मुझे इजाज़त दें तो पहले मैं TLP के हवाले से एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि वो एक पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत एक रजिस्टर्ड सियासी पार्टी है। 15 अप्रैल को जो है हुकूमत ने उन्हें दहशतगर्द तंजीम करके उनके ख़िलाफ़ डिक्लेरेशन जो है वो इशू कर दिया और उनके लोगों को बंद कर दिया। लेकिन कानून आर्टिकल 17 आइन के तहत जो है विदिन 15 डेज़ अगर उस पार्टी को कलअदम करार करना था तो उसका मैटर सुप्रीम कोर्ट जाने का था, जो कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने 16 अप्रैल को ये कहा था कि कल या परसों हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। चूँकि उनके खुफिया मुआहदे हो गए, जो भी सिलसिला बना वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, इस वजह से वो ताहाल जो पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन का जो भी रिज़ल्ट आएगा वो आपके सामने होगा। बाकी बात ये रहेगी कि इन्होंने 2018 में PTI ने इलेक्शन जीता, लेकिन जैसे कि पहले मैं गुजारिश कर चुका हूँ कि उस वक्त 2018 में लोग जो है लोगों को इस किस्म के भाषण दिए गए, लोगों को इस किस्म के वादे वईद किए गए। यंग जनरेशन और आम आवाम ये समझती थी कि शायद ये हमारे मसीहा होंगे, हमारे लिए कुछ कर पाएंगे। आज आप 3 साल के बाद देख लें कि उस हलके में लोग ये कहते हैं, मीडिया ये कहता है कि वहाँ से जीतने वाला MNA सिर्फ 3 दफ़ा उसने उस इलाके का दौरा किया। यहाँ पे कोई उनका नुमाइंदा ये बैठ के नहीं बता सकेगा। आज भी जिस तरीके से वादे वईद किए गए कि यहाँ हम दूध की नहरें बहा देंगे, तो भाई बात यह कि 3 साल में आप एक काम बता दें जो कुछ आपने किया होगा। अब यहाँ सिलसिला है, जब इलेक्शन आता है जैसे अब नून वाले भी कहते हैं जी हम ये कर देंगे, हम आपको पानी दे देंगे, हम आपको गैस दे देंगे। तो मेरा कहना ये है कि 2018 में शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़े थे, वो कि उन्हें मतलब जो है पहले जो उनके जीतने वाले थे उनकी निस्बत जो है कम वोट मिले, लेकिन उन्होंने भी जो वादे वईद किए थे उनमें से एक वादा जो है वो भी पूरा नहीं कर पाए। और अब आप देख लें कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट जो है अभी तक जो रिज़ल्ट आ रहे हैं उसमें देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे आगे चल रही है। इसका मतलब ये है कि सिंध में अगर कोई भी इलाके में तरक्याती काम कर रही है पार्टी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। लेकिन मैं गुजारिश ये करूँगा कि पाकिस्तान जो इलाका है, जो वेस्ट का इलाका है, वेस्ट का जो इलाका है वो इतना बड़ा इलाका है, वो इतना बड़ा इलाका है कि बहुत से लोगों ने उस इलाके को देखा हुआ नहीं। ये कराची की ये सूरत हाल है कि यहाँ के लोगों को। फरिया
सर मैंने इस इलाके को अच्छे तरीके से देखा हुआ है जी। 54 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट है जिसमें PMLN के 4777 है और पीपल्स पार्टी के 1979 है। और ये जरताज गुल साहिबा को मैं मुबारकबाद दे दूं कि जो इनके कैंडिडेट है ना वो अमजद आफरीदी, वो 6 नंबर पे सबसे नीचे से पहली पोजीशन पे आए हैं। तो ये होता है कि जब सिलेक्टेड बंदा आता है ना तो उसका रिजल्ट क्या होता है। तो इनके जो कैंडिडेट हैं वो सबसे निचली पोजीशन पे आ गए हैं। और मैंने एंड वेलकम बैक। आज वज़ीर आज़म ने एंकर पर्सन्स के साथ एक खुसूसी मुलाकात की। वहाँ पर उनसे बशीर मेमन के संगीन इल्ज़ामात जो लगाए गए हैं उन पर बात हुई, जिस पर प्राइम मिनिस्टर का कहना यह था कि उनकी कभी ऐसी कोई बात बशीर मेमन से नहीं हुई। और ख़ास तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि उनसे अगर कभी बातचीत हुई भी थी तो वर्क रिलेटेड थी, जिस केस को प्रेजाइड कर रहे थे उसी पर बात होती थी, उसी पर ब्रीफिंग देते थे। ख्वाजा आसिफ के हवाले से बात ज़रूर हुई थी, वो कैबिनेट में हुई थी जहाँ पर और लोग भी मौजूद थे, और वो इसलिए हुई थी कि एज इंटीरियर मिनिस्टर उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट थी, एंड एज प्राइम मिनिस्टर उनकी भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में शामिल है। उनको पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए ही वांटेड टू नो कि उनके मुकदमे का क्या स्टेटस है और क्या क्या मामलात वहाँ पर हैं, और ये बात कैबिनेट के सामने हुई थी। ये आज प्राइम मिनिस्टर का मौक़िफ़ आया है। बशीर मेमन साहब कई दिनों से काफ़ी संगीन इल्ज़ामात प्राइम मिनिस्टर पर लगा रहे हैं। वो बहुत सारी बातों का जिक्र करते हैं, जिन तमाम बातों से प्राइम मिनिस्टर ने लाइल्मी का इजहार किया है। ज़रताज गुल साहिबा, आप बात करना चाह रही थी कि क्या पार्लियामेंट में क्या क्या बात आनी चाहिए, मगर साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि ये जो एक नए तूफ़ान खड़ा हुआ है बशीर मेमन साहब के इल्ज़ामात का, उन पर आप क्या कहती हैं? सिर्फ 3 मिनट दीजिएगा। ये मेरे हाथ में NA 249 की पूरी चार्जशीट है जो कल जो है शायद खाकान अब्बासी ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ की, और ये पूरी चार्जशीट है और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से पीपल्स पार्टी जो है वो बदमाशी करके और इलेक्शन के ऊपर नज़रअंदाज होके, असरअंदाज होके, और किस तरीके से 13 साल से पीपल्स पार्टी ने इस हल्के में काम नहीं किया, लेकिन इलेक्शन होते ही अरबों रुपए की सड़कें भी बन गई और पानी भी आ गया। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अब पीपल्स पार्टी वाले सेनेटर साहब या जो इनके स्पोक्स पर्सन जो मर्जी कह दें, लेकिन जब अगला 2023 का इलेक्शन आएगा आपसे ज़रूर सवाल होंगे कि आपको पिछले 10 सालों से 14 ट्रिलियन जो है वो वफाक से सिंध के लिए दिए गए हैं, उसमें आपने कुत्ते काटने की कितनी वैक्सीन खरीदी, आपने लाड़काना को एड्स ज़दा करने से साफ करने के लिए आपने कितना काम किया, आपने कराची को गन ज़दा ख़त्म करने के लिए कितना काम किया, आपके स्कूलों में घोड़े और भैंसे क्यों बंधे हुए होते हैं, और आप अपनी सारी नालायकी क्यों वफाक के ऊपर डालते हैं, और आपको 1800 अरब जो है वो हमारी दौरे हुकूमत में मिले हैं, आपने उसमें आज तक क्या काम किया है, उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। दूसरा इलेक्शन बता दें, आप 2 बार हारे हैं। रिजल्ट्स भी बता दें। फरिया ये भी पूछ लें कि डस्का का इलेक्शन 2 बार हारे हैं, वजीराबाद का इलेक्शन हारे हैं, नौशहरा का इलेक्शन हारे हैं, सारे बाई इलेक्शन हारे हैं, वो भी पीपल्स पार्टी की वजह से हारे हैं। ये भी पूछ लें प्लीज। अच्छा, दूसरा फरिया हिना साहब ने तो हिना साहब की बात सुन लें। दूसरा मुझे हिना बीबी ने तो बड़ी मुबारकबाद दे दी अमजद आफरीदी की, लेकिन मैं इनको भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आपको मुबारक हो कि जो बेड़ा गर्क मरियम बाजी ने आपकी पार्टी का किया वो हम नहीं कर सके हैं। आपकी फेडरेशन की पार्टी को मरियम बाजी एक नालायक और निकम्मी सेलेक्टेड खातून ने लाहौर की एक छोटी सी पार्टी बना दिया। आप उसके ऊपर काम करें तो बेहतर है दूसरों को मशवरे ना दें। मरियम बीबी की फिक्र ना करें, ठंडा अपनी बारी पे, आप अपनी बीवी अपनी बारी पे, बुशरा बीबी की फिक्र करें, मरियम बीबी की फिक्र ना करें। Let's come to this. हौसला रखें, सुनने का हौसला रखें। Ladies, calm down. बुशरा बीबी की फिक्र करें, मरियम बीबी की फिक्र ना करें। आपकी बाजी नहीं है वो, I'm sure आपसे छोटी होंगी जरताज। हिना साहबा, जरताज I think वो आपसे छोटी होंगी। I don't think वो आपकी बाजी हैं। With utmost देखिए किस तरह की हम लोग बात करना शुरू हो गए लेडीज, इनको जवाब तो सुनना पड़ेगा ना। और ये एथिक्स होता है, ये कल्चर होता है कि जब आप अपना आर्ग्यूमेंट देते हैं तो आप अपनी बारी का इंतजार करते हैं। आई थिंक शी इज अ पार्लियामेंटेरियन, तो थोड़ा सा हौसला होना चाहिए। अब मैं बशीर मेमन साहब के ऊपर आती हूँ। बशीर मेमन साहब, ड्यू रिस्पेक्ट, आई थिंक हम बशीर मेमन को डिस्कस करते हैं, बस बशीर मेमन को डिस्कस करते हैं, लेकिन जो आपने चार्जशीट आगे रखी है ये बड़ा अहम है। मैं चाहती हूँ इसमें हम सेनेटर शहादत का भी पॉइंट ऑफ व्यू लें, क्योंकि आज ये खबरें आई कि कोशिश की जा रही है कि पीडीएम का ये भी पूछिएगा कि ये मैडम मुझे जवाब तो देने दें, जवाब तो मुझे देने दें। मैडम ने ये कहा कि हमने 1800 सेनेटर साहब, पीपल्स पार्टी ने
जी 1800 अरब रुपए कराची को दें। पहली बात तो ये है कि आज से 15 दिन पहले सखर में वो ऐलान करके गए हैं, यहाँ से कोई चीज़ यहाँ तक पहुँची नहीं है। दूसरी बात ये है कि इनको कुछ चीज़ें तो याद हैं, इनको ये याद नहीं है कि मौजूदा जो कोविड चल रहा है उसकी वैक्सीन कितनी मंगवाई है, पोलियो कितनी मंगवाई है, डेंगू के कितना आपने सेटअप किया है। आप यहाँ खाली ब्लेम गेम समझते हैं, क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी है, ये गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट इस कदर फेल हो चुकी है कि अभी मैडम हिना ने इनको बता दी है कि जहाँ आप सेलेक्टेड हो के पिछली दफ़ा आपने 36,000 वोट ले लिए, इस वक्त तो 600 वोट भी आपको नहीं मिल पा रहे। ये है इनकी कारकर्दगी। लोग इनको पहचान चुके हैं, खाली नारे लगाने से, बातें करने से काम नहीं चलेगा। पहली बात तो ये कि मैं कहता हूँ मुल्क और कौम ये पूछना चाहती है कि आपने कश्मीर काज के ऊपर जो पिछले अपोजिशन के दौर में जो वादे वईद किए थे वो आपने किस हद तक निभाए। 5 अगस्त से लेके आज तक का टाइम अगर चुन लें, गिन लें, और उसके बाद मोदी के साथ जो ये तो उनके साथ जो ट्रेड करने के लिए इनके साथ ट्रेड करने के लिए भी ये तो जा रहे थे। ये जब इनकी अपनी कैबिनेट में बैठे हुए लोगों ने ये कहा कि पहले सबसे पहले जहां हम 2 जंगें लड़ चुके हैं कश्मीर काज के लिए, आज तक हम ये कह चुके हैं, आप लोग खुद कंटेनर्स पे चढ़ के ये कहते थे कि हम आएंगे तो सबसे पहला इशू हमारा कश्मीर का, हमारा सबसे पहला। अब आप भी सुने ना, जैसे मुझे आपने कहा है कि बाद ये सबसे पहले हम कश्मीर का इशू जो है उसको हल करेंगे, महंगाई ख़त्म करेंगे, बिजली के बिल जो है वो सही करेंगे, सुई गैस जो है उसको हम सही करेंगे, अद्वियात जो है उनको हम सही करेंगे। तो मेरा कहना ये है जी, ठीक, तो मेरा कहना ये मुल्क का आवाम पिस रही है इस वक्त। इतनी बेरोजगारी हो चुकी है कि जो इन्होंने कम से कम वादे किए थे 50,000 नौकरियों का, उनमें से 50,000 लेकिन जो खाकान अब्बासी साहब ने इल्जामात लगाए और ज़रताज गुल साहिबा ने दोहराए, ठीक, इससे लग ये रहा है, आई कम टू यू हिना साहिबा, के पीडीएम में जो एक तलखियां हैं पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की, वो यहाँ पर रही हैं, क्योंकि शुरू यहाँ से हुआ था। हमें पता है इस बात का कि मिफ्ता इस्माइल साहब गए थे बिलावल भुट्टो के पास कि हमें सपोर्ट कर दें इस हल्के में। पीपल्स पार्टी ने नहीं किया, बल्कि आपस की तलखियां में यहाँ तक कल मिनट होती हुई नजर आई हैं, जो भी ज़रताज गुल ने बताया है। सो पीटीएम का इत्तेहाद दोबारा आपको इकट्ठा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज जो खबर छपी दुनिया टीवी के अखबार में, उसको तो डिनाई किया है पीपल्स पार्टी के सोर्सेज ने कि ऐसी कोई बात नहीं है कि हम कह रहे हो कि वापस आ जाए। फरिया, सबसे पहले तो आज सिर्फ NA 249 के इलेक्शन की हम बात ना करें, अगर हम डस्का का बाई इलेक्शन देख लें, 2 दफा PTI को मुस्लिम लीग नून ने हराया, वजीराबाद का इलेक्शन देख लें, नौशेरा का इलेक्शन देख लें, तो बेसिकली, और अभी आप ये NA 249 का इलेक्शन भी देखें, तो ये सारे बाई इलेक्शन ने एक चीज़ प्रूव की है कि ये सिलेक्टेड हुकूमत के घर जाने का टाइम है। इनके लिए अवाम जो है वो इनको बिल्कुल वोट देना पसंद नहीं करती। अब ये जो मर्जी कहे, सिंध हुकूमत पे डाले, सिंध हुकूमत की ये बात कर रही थी, या जो भी बात है, डस्का के बाई इलेक्शन में तो 2 दफ़ा ये हारे हैं ना PTI वाले, वो तो इनकी तो हुकूमत इनकी अपनी है, वजीराबाद में भी हारे हैं, वहाँ तो उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत है। तो बात यह है कि अवाम ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया, और ये बात जो है हम इस वक्त रियलाइज़ कर लें कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि PMLN जो है वो सिर्फ बाई इलेक्शंस में नहीं, बाकी बाई इलेक्शंस में नहीं, ओवरऑल अवाम की मकबूलियत। बिल्कुल आखिरी वक्त है, मुझे ज़रताज गुल से पूछने दें, बशीर मेमन की जो एलिगेशंस हैं उस पर एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, और आई थिंक उसमें फरूक नसीम की और शहजाद अकबर की रेजिग्नेशन जो है डिमांड करते हैं, और एक हाई पावर जुडिशल कमीशन होना चाहिए जो इस बात की, जो भी बशीर मेमन साहब ने बातें की हैं उनकी रेलिवेशंस को प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि आज आई एम एन आई विटनेस प्राइम